हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की क्लास 8 से हिस्ट्री। ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी के 6 चैप्टर्स को ओवर कर दिया है और हिस्ट्री के अंदर आपके कुछ 12 चैप्टर्स हैं जो वो भी हम लोग सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में, हाउ, व्हेन एंड वेयर। क्लियर, समझ में आपको आ चुका होगा कि कौन किस तरीके से कहाँ कैसा है, मतलब समझ लो ये समझ लो कि ये चैप्टर्स वो हैं जो आपको ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी 6th-7th के हिस्ट्री की बुक्स में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो आपको इतना कुछ तो ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो कुछ भी मैंने मार्क किया है वो ऑलरेडी डिटेल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स मिल्स की, जो आपके स्कॉटिश इकोनॉमिक्स और आपके पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ये इंसान थे ना जिसने 1817 के अंदर सबसे पहले इंडियन हिस्ट्रीज़ को और ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्रीज़ को उसने डिटेल्स में लिखा था और इसने इंडिया को 3 भाग में डिवाइड किया था, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। किस तरीके से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमारे कहीं ना कहीं मॉडर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। जिस तरीके से हम लोग अगर इतिहास को अगर मॉडर्न में देखें या मिडिल पीरियड्स में देखें जब कि मुगल्स वगैरह आए थे, तो उसके ऊपर राजा रजवाड़े थे वो कौन से थे? तो वो हिंदू, राजपूत वगैरह वो के मेन सोर्स ऑफ राजास थे। उसके बाद आपके मुसलमान आए और उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स आए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी पैटर्न सही थी, बट उनने उसके स्पेसिफिक नाम के साथ उन्होंने पूरे इतिहास को शुरू किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश ऐसे करके। और इसको हमने पीरियोडिकली इसको एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, हमने पीरियोडिक एक्सेप्ट मतलब कि हमने उसको डिटेल में जब हमने मैच किया है ना कि इस डेट्स को इस डेट्स के साथ, इस डेट्स को इस डेट के साथ, तो हमको एक्यूरेट हमको आंसर्स मिले हैं। सॉरी, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, हर चीज़ एकदम आपकी सही से चल रही थी, पर इंडियन लोगों ने उसको डिसाइड किया अच्छे से, एक स्पेसिफिक नाम के साथ डिवाइडेशन दिया जिसमें कहते हैं एशियन, मिडिल और मॉडर्न। ये 3 पार्ट के अंदर आपकी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था। आगे बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम की जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जितनी भी हिस्ट्री है, उसको परफेक्टली और बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली लिखवाया। ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कि राइटिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स टू बी इन अ हिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको एक चीज़ कंफर्म थी, अगर हमको हिस्ट्री में ज़िंदा रहना है ना और लोगों तक हमारी बातें, चाहे हम रहें, अगर हमारी बात तो वहाँ तक पहुँचानी है ना, तो एक चीज़ के ऊपर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, वो है कि हर एक चीज़ को डिटेल्स में लिखो। इसलिए आपको पता होगा कि हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक प्लानिंग, पॉलिसी, डिसीजन, आर्ग्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इट माइट बी क्लियरली कि उसको रिटन फॉर्म में ही होना पड़ेगा, रिटन फॉर्म में ही होना पड़ेगा। अब एक और चीज़ मैं आपको उससे आज रिलेटेड बताता हूँ। आप आज भी अगर किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाओ, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, आप कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपके पास रिटन में चीज़ें चाहिए होती हैं, राइट। तो रिटन जो पॉलिसीज़ है ना, जितने भी आपको कोई भी गवर्नमेंट काम करवाना हो, चाहे आपको कोई प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे कोई भी सेक्टर्स में काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी आपके ज़ुबान के द्वारा बोली गई चीज़ों में आपको विश्वास नहीं करेगा। लोग आपको यही बोलेंगे कि जाके लिखवा के लेके आओ, जाके रिटन में लेके आओ, राइट। तो जो रिटन पॉलिसीज़ थी ना, वो ब्रिटिशर्स के टाइम से दी हुई हैं, उसको हम आज ही फॉलो करते हैं। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जो हमको एक चीज़ दी ना, वो सबसे अच्छी दी थी और वो खुद भी वो चीज़ को अपनाते हैं। क्लियर, वो थी वो रिटन वाली। आगे बात करते हैं कि 19th सेंचुरीज़ के आते आते तक प्रिंटिंग मीडियाज़ थे, रिकॉर्ड्स थे, इन सब ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कुछ ज़्यादा ही कवर अप कर लिया था। और आपको पता भी होगा कि पहले गवर्नमेंट ने न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स या फिर कह लो कि एक गवर्नमेंट बॉडी थी जिसके अंदर लोग आके न्यूज़ रिपोर्टर बनते थे, तो वो गवर्नमेंट उनको तनख्वाह वगैरह पे करती थी और सब कुछ पहले उनके साइड से होता था। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटमेंट किया जाते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने खुद के से कुछ शुरू कर दिया और लोगों ने उसको अच्छे से जस्टिफाई करके उसको चलाते गए। आगे बात करते हैं कि ये सब कुछ जितना भी कुछ ना, कि वो रिकॉर्ड्स रखना, ये सब कुछ करना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उससे एक चीज़ कंफर्म होती थी कि उस कंट्री के लोग या उस कंट्री के जो एक्शंस पे जो हमने प्लानिंग किया हुआ है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा है जिसको हम आज भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि लॉर्ड मिंटो ने किस तरीके से, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तरीके से पाकिस्तान इंडिया को डिवाइडेशन किया, जो कुछ भी किया था XYZ, वो टॉपिक का तो आपको बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि जब वो किया गया
तो उन दोनों में किस तरीके से एक डिटेल टू डिटेल चीज़ें लिखी हैं कि अगर उसमें दिखाया है ना कि उस टाइम पे वो रोड को काट रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि रोड को काटा है। फिर उसने बोला है उसमें कि हमने इंडिया का इस ज़मीन में से यहाँ से इस तरीके से डिवाइडेशन किया है, इसकी आधी ज़मीन पाकिस्तान में, आधी ज़मीन हिंदुस्तान के अंदर है, तो वो तक मेंशन किया है। मतलब हर एक चीज़ को डिटेल्स में मेंशन किया हुआ था। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। और इसी के कारण हमको आज समझ में आता है कि जब कोई किसी भी चीज़ का डिवाइडेशन अब किया जाता है ना, तब हमेशा प्रॉपरली जस्टिफाई उस इंसान को मिलना चाहिए, वो ज़िंदगी भर कंफ्यूजिंग ना रहे, ऐसा कोई भी चीज़ करनी नहीं चाहिए। क्लियर, ओके, आगे बात करते हैं कि प्रिंट मीडियाज़, न्यूज़पेपर, डिबेट्स और पोएट, नॉवेलिस्ट, राइटर्स, ये सब लोग अब धीरे धीरे उभर के आने लगे थे। उन्होंने अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया था, और जिससे वो लोग अपना एक पर्टिकुलर स्टैंड्स के ऊपर खड़े रहना वो लोग अपना शुरू कर दिया था। मतलब कि अब वो अगेंस्ट में आना, प्रोटेस्ट करना, ये सब कुछ अब धीरे धीरे एक पीक पे आ रहा था कि भाई हमको करना चाहिए, हमको करना चाहिए इस तरीके से। बाद में एक चीज़ आती है कि हमको हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जो हमारे पास्ट में हो चुका है, और जो प्रेजेंट में हो रहा है, और जो फ्यूचर में होने वाला है, हम इन तीनों चीज़ों में से सीख ले सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास्ट में अगर मैंने कोई गलतियाँ की हैं, उसको मैं कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट में रिपीट नहीं करूँगा, और प्रेजेंट में जो चीज़ें हो गई हैं उन दोनों को मर्ज करके मैं अपने फ्यूचर के डिसाइडेशन को ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। समझ में आया कि अगर जो कुछ गलतियां मैंने अपने पास्ट में की हैं वो गलती सेम मैं प्रेजेंट में भी ना करूं, और दोनों में से कुछ ना कुछ सीख लेके मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूं। इसलिए हिस्ट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको अगर आप डिटेल्स में रीड करो तो आप अपनी ज़िंदगी को कनेक्ट तो कर रहे हो, बट आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एग्जाम क्रैक करने के बाद जब आप किसी फील्ड में जाओगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी आप जाके जब आप सबको, अगर सपोज को आपको किसी ज़िले का डीएम बना दिया जाए, तो डीएम बनने के बाद आपके हाथ में जवाबदारी होगी कि आपको अपने आप को उस स्टेट्स के अंदर उस ज़िले को डेवलप करना होगा। तो आप पहले अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि आप कौन से रीजन के अंदर हो, उस रीजन में क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छे से पहले मिलती थी, फिर प्रेजेंट में क्या हुआ है, तो उन दोनों को आप मैच करके इन फ्यूचर में आप क्या क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दूसरे राज्यों से व दूसरे ज़िलों से, राइट। तो वो सब आप कर सकते हो, तो ये आपको वहाँ पर बेनिफिशियल मिलता है। ओके, एक और चीज़ हमको बता देता हूँ कि लोग जो हम पूछते हैं ना कई बार कि भाई चाय का सबसे पहले दुनिया के अंदर चाय आई या कॉफ़ी आई, या सबसे पहले कब, कौन से साल के अंदर चाय पीना शुरू किया, फिर कौन से साल के अंदर कॉफ़ी पीना शुरू किया। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी है ना हिस्ट्री के अंदर जिसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया कहीं पे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले चाय आई थी, बट कौन से ईयर में आई थी, कौन सी डेट को आई थी, दिन में इन्वेंट हुई थी, रात में इन्वेंट हुई थी, रात के 12 बजे इन्वेंट हुई थी, दिन के 12 बजे इन्वेंट हुई थी, इसका प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें भी दी हुई हैं जो दिन ब दिन, टाइम टू टाइम, वो उनके ऊपर डिटेल्स में किसी ने बात करते करते उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट हो गई हैं। आगे बात करते हैं, जो ब्रिटिशर्स लोग थे या फिर इंडियन हिस्ट्रियंस थे या फिर जो ब्रिटिश एम्परर्स के जो राइटर्स थे, उनके लिए बैटल्स को और राजाओं की जो बैटल्स थी वो, और हिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे कि उनकी मैरिजेस या उनके द्वारा बनाई गई कोई चीज़, ये तीन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते थे। जैसे अकबर का अकबरनामा था, ठीक है, उसके अंदर उसने स्पेसिफिकली अपने आर्किटेक्चर, अपने इवेंट्स को उसने स्पेसिफिकली मेंशन करवा के लोगों से लिखवाया है। उसने अपने राइटर से उसने लिखवाया है कायदेसर कि भाई तू ये चीज़ें लिख, ये चीज़ लिख। उसने प्रॉपरली लिखा है, उसको आज हम पढ़ते हैं तो आज हमको समझ में आता है कि अकबर के द्वारा ये चीज़ बनाई गई थी। क्लियर। सेम चीज़ थे हमारे सम्राट अशोका, जो ग्रेट अशोका कहा जाता है जिनके द्वारा भी बहुत चीज़ें लिखवाई गई थी, और उनकी जो जितनी चीज़ लिखवाई गई थी ना वो पत्थर पे लिखवाई गई थी, इसलिए आज भी हम उनको अपनी आँख से देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके का इम्पोर्टेंस होता था हिस्ट्री के अंदर। आगे बात करते हैं कि हर एक हिस्ट्री के अंदर एक हिस्ट्री कब बनती है, जब कोई चीज़ की स्टोरी पास्ट में ऑलरेडी है उसको हम देखते हैं, इसलिए उसको मेंशन किया गया है कि स्टोरी ऑफ द पास्ट इज इक्वल टू हिस्ट्री। क्लियर।
और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले सेटअप करते हैं, क्यों, उसके हिसाब से आपको समझ में आ सकता है कि भाई इन फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, फिर प्रेजेंट में हम कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, तो हम उनको हिस्ट्री में से सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सबसे पहली बात कि इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री या फिर ब्रिटिश एरा के हिसाब से आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, और लास्ट आपके वाइस रॉयज थे। याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग और गवर्नर जनरल और वाइस रॉय ये दोनों एक सेम कैटेगरी पद थे, सेम कैटेगरी डेजिग्नेशन थे, बट बीच में कुछ चीज़ ऐसी होंगी जब दोनों के दोनों पद को डिफरेंशिएट किया जाएगा, एक अलग जोन बनाया जाएगा कि गवर्नर जनरल कहाँ बैठेगा, वाइस रॉय कहाँ बैठेगा, फिर लास्ट में आते आते किस तरीके से गवर्नर जनरल की सीट को हटा दिया जाता है, वाइस रॉय अकेला रह जाता है। ये पूरा पूरा ना बहुत लंबा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आप जब पढ़ाएंगे ना डिटेल में, तो आप उनको उस पर ध्यान देना। अभी जब जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपके सिंपल सी बेसिक्स नोट्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही मेंस के रूप में आपको किसी ने पूछ लिया, फिर आप कोई बच्चा अगर 8th में पढ़ रहा है, उसको नॉर्मली जानना है कि भाई इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दिया क्या हुआ था, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? तो आपका लास्ट थे वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया था। आगे जितना कुछ पढ़ना है आपको पता ही है कि सब कुछ आपको एक बार डिटेल्स में रीड आउट करना ही कंपल्सरी है, और कंपल्सरी है, याद रखना। अगर आप चाहते हो कि जो कुछ मैंने अभी तक आपको 10 या 11 मिनट में समझाया, उन सबको आपको डिटेल्स में अगर रीड आउट करना है, तो एक बार जो ऊपर आपको इंग्लिश में दिया हुआ है ना, इसको एक बार रीड कर लेना। इससे होगा ये कि जितना कुछ मैंने आपको हिंदी में बताया, आप इंग्लिश में एक बार पढ़ लोगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर से कोई रिलेटेड डाउट्स वगैरह नहीं होंगे। क्लियर? ओके। ये चीज़ देखो, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये सबसे पहले आपको दिख रहा है वो एशियंट्स हैं, समझ में आया? आपका पुराना एकदम स्टोन एज वाला एरा, ठीक है। फिर आपका आता है मिडलिव पीरियड, जिसके अंदर धर्म, पोएट्रीज, वॉरियर्स, कवि और बैटल्स बहुत ज़्यादा हुए। फिर आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके अंदर आपको सिंपल से देखने को मिल जाएंगी कि हर एक किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री को उठा के देख लो, वो हमेशा उसी पर्टिकुलर चीज़ में किसी ने एक डेमोक्रेसी मांगी है, किसी ने इंडिपेंडेंस मांगी है, या फिर कोई 2 राज्य या फिर कोई 2 देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और अलग हो रहे हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर यही देखने को मिलेगा। क्लियर? मेडलीव के अंदर राजा रजवाड़े लड़ रहे हैं, और आपके एकमात्र एशियन स्टोन एज कह लो जिसके अंदर आपको कोई लड़ नहीं रहा है, सब जिंदगी से लड़ रहे थे, जिंदगी जीने के लिए लड़ रहे थे। तो ये आपके कुछ 3 प्रकार के हिस्ट्रीज को डिवाइड इस तरीके से किया गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।